फ्रेंड्स कमेंट करें कि आप कौन सी सिटी से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं और बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्कर द ऑनर ऑफ बॉक्स एपिसोड 2। अब तक आपने देखा पुष्कर ने उस स्टोरेज बॉक्स में अपने नए जूते रखे जिस स्टोरेज बॉक्स से उसको खरोंच आई थी और उसका खून उस पर लग गया था। जूते रखने के कुछ देर बाद वो गायब हो गए और दोबारा आ गए। अब आए उसी वक्त एक दूसरे डायमेंशन में एक थोड़ा मोटा सा युवक सोफे पर बैठा रेड वाइन पी रहा था और अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी को अपने हाथ में पकड़े लेदर के जूते के बारे में बताते हुए सुन रहा था। ये काले लेदर के जूते हैं यंग मास्टर भैरवा। मेरे ये लेदर के जूते नई से नई तकनीक से मॉडिफाइड है। बाहर से देखने पर ये साधारण लेदर के जूतों जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी पहने ये हवा की तरह तेज दौड़ेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने लेदर के जूते पकड़े और यंग मास्टर भैरवा से कहा, इसके अलावा लेदर के जूतों की ये जोड़ी नवीनतम तकनीक का उपयोग करती है। सतह गंदी नहीं होगी और ये पहनने वाले व्यक्ति के आकार के अनुसार जूते के आकार को अपने रूप से बदल सकती है। ये कहा जा सकता है कि जूतों की ये जोड़ी जीवन भर जब तक आप चाहें पहनी जा सकती है। क्या तुमको लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो जिंदगी भर एक जोड़ी जूते पहनता रहेगा? यंग मास्टर भैरवा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से समझाया, ठीक है, तुम ये जोड़ी जूते रख सकते हो और पैसे लेने के लिए नौकरानी के पास जा सकते हो। यंग मास्टर भैरवा ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। धन्यवाद यंग मास्टर भैरवा। अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और खुश चेहरे के साथ बोला, उसने इन जूतों पर ज्यादा मेहनत नहीं की थी। अब जब वो इन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकता है तो वो सच में संतुष्ट है। भैरवा ने आंखें सिकोड़कर उन जूतों की तरफ देखा जिन पर उसने बहुत पैसा खर्च किया था। उसकी आंखों में कोई खास स्नेह नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो आमतौर पर जो जूते पहनता था वे या तो ब्रांडेड होते थे या कस्टम मेड। अगर ये पहले की बात होती तो वो अपने सामने रखे जूतों की तरफ देखता भी नहीं जो बिल्कुल साधारण से लग रहे थे और बिल्कुल उसके सामने रखे लेदर के जूतों जैसे। हालांकि उसे कल एक रेस में भाग लेना था। इसमें भाग लेने वाले लोग अमीरों की दूसरी पीढ़ी और मंडली के अधिकारियों की दूसरी पीढ़ी के थे। भैरवा भी इसमें भाग लेने वाला था। हालांकि वो थोड़ा मोटा था। दौड़ने की तो बात ही छोड़िए, थोड़ी देर चलने पर भी उसे बहुत थकान महसूस होती थी। इस वजह से मंडली के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए जब उसे संयोग से पता चला कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास ऐसे जूते हैं तो उसने इस रेस का प्रस्ताव रखा। वो मंडली में अपने दोस्तों के सामने अपना ऑरा बनाना चाहता था। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो दौड़ सकता है और उनसे भी तेज। तुम जो स्नीकर्स पहनते हो लेदर के जूतों में मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सोचकर भैरवा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मानो वो अपने दोस्तों के चेहरों पर हैरानी के भाव देख रहा हो। उसे ऐसे भाव बहुत पसंद थे। वाइन का ग्लास नीचे रखते हुए भैरवा ने जूते उठाए और उन्हें पहनकर देखा। बेशक उनका साइज बदला जा सकता था और वे काफी आरामदायक भी थे। हालांकि कारीगरी उसके पिछले जूतों से कहीं ज्यादा खराब थी। आखिरकार वो व्यक्ति एक तकनीकी शोध करता था, डिजाइनर नहीं। भैरवा खड़ा हुआ और उसे पहनकर देखा। जूते पहनने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर काफी हल्का हो गया है और दौड़ना अब उतना थका देने वाला नहीं रहा। और तो और उसकी स्पीड भी कम नहीं हुई। संतुष्ट होकर भैरवा ने जूते उतार दिए और अपने नौकर से उन्हें रख देने को कहा। हालांकि स्पीड अच्छी थी, लेकिन वो इतनी घटिया कारीगरी नहीं पहनना चाहता था। ये उसके रुतबे के खिलाफ था। वो इन्हें सिर्फ कल कंपटीशन में ही पहनेगा। उसके बाद वो इन जूतों को कूड़ेदान में फेंक देगा। नौकर ने जूते भैरवा की खास जूतों की अलमारी में रख दिए। उसमें तरह तरह के ब्रांडेड जूते थे। साधारण से दिखने वाले इन जूतों का जोड़ा असल में मेल नहीं खाता था। नौकर के जाने के बाद बिना किसी की नजर पड़े जूतों की अलमारी में एक हल्की सी रोशनी चमकी। अभी अभी रखे गए हाईटेक जूते गायब हो गए। हालांकि कुछ सेकंड बाद वे फिर से दिखाई दिए। पुष्कर की स्थिति भी वैसी ही थी। किसी ने इस बदलाव को नहीं देखा। जूतों की इस जोड़ी के दिखाई देने के बाद सतह भी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अलग है। रात शांत थी। अगली सुबह पुष्कर जल्दी उठ गया। मैनेजर अरोड़ा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो आज आधिकारिक तौर पर काम पर जाएगा। वो देर से नहीं जा सकता था। अगर मैनेजर अरोड़ा कहे भी तो भी पुष्कर देर से नहीं जा सकता। काम के पहले दिन देर से जाना सच में लीडर पर बुरा प्रभाव डालेगा। क्या वह अब भी यहां काम करना चाहता था
ये तो पता ही होगा कि अभी भी उनकी 3 महीने की इंटर्नशिप बाकी थी। पुष्कर ने स्टोरेज बॉक्स से जूते की वो जोड़ी निकाली जिस पर उसने 1200 से ज्यादा खर्च किए थे। हालांकि जब उसने उसे हाथ में लिया तो उसे थोड़ा अलग एहसास हुआ। कल वाला जूता साफ तौर पर नकली था। कारीगरी बहुत घटिया थी। छूने पर थोड़ा खुरदुरा लगा। जोर से दबाने पर भी उसमें साफ साफ बारीक रेखाएं थी जिन्हें मिटाना मुश्किल था। ये असली लेदर से नहीं बना होना चाहिए। हालांकि जब उसने इन जूतों को दोबारा उठाया तो उसने पाया कि जूतों की सतह ज्यादा चमकदार हो गई थी। छूने में बहुत आरामदायक लग रही थी। कारीगरी ज्यादा नाजुक लग रही थी। इसके अलावा उसे याद आया कि लेदर के जूतों के किनारे सजावटी डिजाइनों से सजे थे। जड़ा हुआ था, लेकिन अब वो साफ और चिकना था। कोई डिजाइन नहीं था। यह सचमुच नकल है। मैंने इसे एक दिन भी नहीं पहना और इसका सजावटी पैटर्न पहले ही उतर गया है। अगर मुझे आज इसे इस्तेमाल करने की जल्दी न होती तो मैं इसे सीधे बदलवा लेता। पुष्कर ने लेदर के जूते पहनते हुए बुदबुदाया। उसे कोई शक नहीं था। उसने सोचा कि यह एहसास और कारीगरी इसलिए है क्योंकि उसने कल ध्यान से नहीं देखा था। उसे पता ही नहीं चला कि जूतों पर बना सजावटी डिजाइन कब उखड़ गया। खैर, यह अच्छा लग रहा है। यह काफी आरामदायक है। यह मेरी पिछली जोड़ी से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि कल जब मैंने इसे पहना था तब से यह बेहतर लग रहा है। समय कम था, इसलिए पुष्कर ने लेदर के जूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। नहाया धोया, उसने उन्हें पहन लिया और चल पड़ा। अब काम का समय हो चुका था। सड़क पर बहुत सारे लोग और गाड़ियां थी। बस स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। अपने मजबूत शरीर के साथ पुष्कर बस में ठूंस ठूंस कर चढ़ गया। उसके शरीर का एक हिस्सा प्रशिक्षित था और एक हिस्सा हर रोज बस में ठूंस ठूंस कर चढ़ रहा था। वर्मा ग्रुप वो जगह थी जहां पुष्कर आज रिपोर्ट करने वाला था। यह मुंबई की एक स्टार कंपनी थी। पूरे महाराष्ट्र में इसे एक बड़ी कंपनी माना जाता था। यहां तक कि देश में भी यह कुछ हद तक पॉपुलर थी। वर्मा ग्रुप की सबसे आकर्षक बात यह थी कि इसकी सीईओ एक महिला थी। कहा जाता था कि वो बहुत खूबसूरत थी। बेशक पुष्कर ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा ग्रुप में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। यह गंभीर बात थी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। स्वाभाविक रूप से इसने पुरुषों का ध्यान ज्यादा आकर्षित किया। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के दौरान कई लोग एक अनुकूल पद पाने के विचार से आए थे, इसलिए कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यह कहा जा सकता है कि पुष्कर को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे नौकरी मिल गई। मेरा बटुआ गायब है। चोर है, चोर को पकड़ो। जब पुष्कर भीड़ के साथ बस से उतरा ही था कि उसके पास ही एक यात्री अचानक चिल्लाया। इसने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। पुष्कर ने देखा कि यात्री के चिल्लाने के बाद उसके पास ही खड़े एक व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने अपने चलने की स्पीड तेज कर दी और चला गया। रुको! पुष्कर ने उस आदमी की ओर इशारा किया और चिल्लाया। पुष्कर की बातें सुनते ही उस आदमी ने पलटकर पुष्कर को घूरा। हालांकि उसके पैरों की स्पीड तेज थी और वो तेजी से भागा भी। इस बार पुष्कर को और भी यकीन हो गया कि यह व्यक्ति बहुत अजीब है। पुष्कर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन स्टॉप पर बहुत सारे लोग थे। वो भीड़ के बीच में फंस गया था और भीड़ से बाहर निकलने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इस समय 400 मीटर दूर जा चुका था। यह सिचुएशन देखकर पुष्कर ने हार मानने का मन बना लिया। अब इतनी दूर होने के कारण वो तेज दौड़ने पर भी उसे पकड़ नहीं सकता था। इसके अलावा उसे अभी काम पर भी जाना था। लेकिन जब उसने उस महिला का बेबस चेहरा देखा जिसका बटुआ चोरी हुआ था, तो वो अनजाने में ही कुछ कदम आगे बढ़ गया। ये कुछ कदम ही थे जिन्होंने पुष्कर को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर काफी हल्का हो गया है। दौड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। इसके अलावा उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। पुष्कर, जो थोड़ा स्तब्ध था, तुरंत कुछ और कदम दौड़ा। उसे यकीन था कि अभी जो उसे महसूस हो रहा था वो कोई भ्रम नहीं था। वो सच में हमेशा से कहीं ज्यादा तेज दौड़ा। क्या हो रहा है, इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। पुष्कर ने सामने खड़े चोर की तरफ देखा, जो जानबूझकर रुका था और उसे उकसाने वाली नजरों से देख रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, छोटू, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे की? तभी पुष्कर ने अपने पैर उठाए और चोर की दिशा में दौड़ता रहा। जब चोर ने देखा कि पुष्कर अभी भी पीछा कर रहा है, तो वो तिरस्कार से मुस्कुराया और थोड़ी देर रुककर दौड़ना जारी रखा। उसे नहीं लगा था कि पुष्कर उसे पकड़ पाएगा।
वो असल में से इस एरिया का एक्सपीरियंस चोर था। उसकी दौड़ने की स्पीड भी बहुत तेज थी, आम लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते थे। और अब वो पुष्कर से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर था। हालांकि जल्द ही उसे अपने आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिससे उसे थोड़ा अजीब और आश्चर्य हुआ। उसके आसपास के लोग अविश्वास से उसके पीछे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। उसने सहज ही अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और फिर उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो उसके आसपास के लोगों के थे। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? अभी तो हमारे बीच 100 मीटर से ज्यादा की दूरी थी। कितना वक्त हो गया है और वो इतना पास आ गया है? चोर मन ही मन चीखा। उसने जो देखा वो वाकई बहुत ही चौंकाने वाला था। उसके पीछे पुष्कर, जो पहले उससे 100 मीटर से भी ज्यादा दूर था, अब दूरी लगभग आधी कर चुका था। इस वक्त पुष्कर को उसका पीछा करते हुए बस कुछ ही सेकंड हुए थे और ये अभी भी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर था। अगर आसपास कोई नहीं होगा तो वो कितनी तेजी से भागेगा? ये सचमुच डरावना था। पुष्कर बेतहाशा दौड़ा। उसे लगा कि उसकी स्पीड वाकई तेज है। उसके कान हवा की आवाज से भरे हुए थे और उसके आसपास की चीजें लगातार पीछे की ओर खिसक रही थी। उसे लगा कि वो पहले कभी इतनी तेज नहीं दौड़ा था। अरे, क्या वो आदमी अभी भी इंसान है? तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? क्या वो कोई एथलीट है? वो इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि वे ओलंपिक चैंपियन उसकी तरह तेज दौड़ सकते हैं। ये बहुत तेज है। मैंने इसे टक्कर मार दी। मैंने इसे चकमा दे दिया। ये सचमुच बहुत तेज है। ये हवा की तरह है। जल्दी आओ और उसे देखो। आसपास के लोग पुष्कर की ओर आकर्षित हो गए। सब उसे हैरानी से देखने लगे। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी तेज दौड़ते नहीं देखा था। क्या वो अब भी इंसान है? और हाँ, ये तो भीड़ भाड़ वाली सड़क थी। अगर वो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेता तो जरूर गोल्ड मेडल जीतता। देखो, उसने लेदर के जूते पहने हैं। इसी दौरान किसी को पता चला कि पुष्कर ने स्पोर्ट्स शूज की बजाय लेदर के जूते पहने हुए हैं। इससे भीड़ और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। अरे, लेदर के जूते पहने एक इंसान इतने सारे लोगों के बीच इतनी तेज दौड़ सकता है? यह तो अविश्वसनीय था। चोर भी प्रभावित हुआ। पुष्कर को अपने करीब आते देख उसकी अपनी स्पीड अचानक ही कम हो गई। उसे लगा कि चाहे वो कितनी भी तेज दौड़े, वो पुष्कर से आगे नहीं निकल सकता। पुष्कर की स्पीड देखकर उसे गहरी निराशा हुई। भागो, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? पुष्कर ने चोर के हाथ से बटुआ छीनते हुए कहा। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। चोर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने पुष्कर की बातें सुनी ही न हो। वो अभी भी मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसका चेहरा उलझन और सदमे से भरा था। जाहिर है, अब तक उसे समझ नहीं आया था कि पुष्कर इतनी तेज कैसे भाग सकता है। यह तो सरासर एबनॉर्मल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बटुआ चुराने की? तभी वो व्यक्ति जिसने कहा था कि उसका बटुआ चोरी हो गया है, हाफता हुआ दौड़ा। पास आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा थैला चोर के सिर पर दे मारा। उस व्यक्ति की हरकत से चोर जाग गया। उसने उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखा जिसका बटुआ चुराया गया था, बल्कि पुष्कर की तरफ देखा और पूछा, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने ये कैसे किया? पुष्कर जानता था कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन वो जानबूझकर बेवकूफ बन गया क्योंकि वो खुद उलझन में था। ईमानदारी से बोलो, बकवास मत करो। पुलिस जल्द ही यहां आ जाएगी। हालांकि केवल पुष्कर ही चोर का पीछा कर रहा था। फिर भी आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने पुलिस को फोन कर दिया ताकि पुलिस जल्द ही पहुंच जाए। हालांकि चोर को पुलिस की कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी पुष्कर को गौर से देख रहा था और वही शब्द दोहराता रहा जो उसने अभी कहे थे। पुष्कर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो और उसे उसकी कोई परवाह ही न हो। जल्द ही पुलिस आ गई। मामला साफ हो चुका था। चोर आतन अपराधी भी था। थाने में उसका आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज था। पुलिस ने पुष्कर और जिसका बैग चोरी हुआ था, दोनों को साथ थाने चलने के लिए नहीं कहा, बस यहां बयान दर्ज करवाकर उन्हें जाने दिया। इस बात से पुष्कर बेशक बहुत खुश था क्योंकि उसे अभी भी काम पर जाना था। अगर वो पुलिस स्टेशन जाता तो उसे पता नहीं था कि आने जाने में कितना समय लगेगा। इसलिए बयान खत्म करके वो जल्दी से कंपनी की ओर चल पड़ा। जिस व्यक्ति का बटुआ चोरी हुआ था वो पुष्कर को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर उसके सामने ऐसी कोई चीज आती तो वो मदद जरूर करता। उसे कोई इनाम नहीं चाहिए था। हालांकि पुष्कर जल्दी में था, फिर भी कंपनी पहुंचने में उसे देर हो गई।
हालांकि उसे सिर्फ 2 मिनट की देरी हुई थी, फिर भी उसे देर हो गई। जब वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचा तो मैनेजर अरोड़ा वहां इंतजार कर रहा था और उसका चेहरा बहुत भद्दा था। माफ कीजिए मैनेजर अरोड़ा, रास्ते में एक दुर्घटना हो गई, मुझे माफ कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। पुष्कर को यह सिचुएशन देखकर पता चल गया कि वो मुसीबत में है। वो अपने पहले ही दिन काम पर देर से पहुंचा और उसके बॉस ने उसे पकड़ लिया। उसकी किस्मत बहुत खराब थी, आगे उसके दिन आसान नहीं होने वाले थे। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।